हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, AEC में आता है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार ए। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। आपके पास भी अगर सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो है। 2 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट, सॉरी 2 घंटे का पेपर होगा। 60 जो नंबर है, 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सभी क्वेश्चन के उत्तर देना अनिवार्य है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। क्वेश्चंस का मतलब हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ आंसर्स को देखेंगे और कौन कौन से मेन टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं अपने आंसर में, उन सबको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आंसर की बात करें, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? संप्रेक्षण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन पर अपने जो विचार है व्यक्त करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। स्टेटमेंट क्या है कि संप्रेक्षण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आंसर में आप सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, हम इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन दे देना है उस स्टेटमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। स्टेटमेंट लिखिए, फिर इस कथन का अर्थ है कि संप्रेक्षण यानी संचार, ठीक है? संप्रेक्षण मतलब संचार हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है? मतलब संचार करना। देखिए, सिंपल सी बात है, संप्रेक्षण का मतलब संचार होता है। और संचार जब हम किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ बात करते हैं, ठीक है? चाहे हम किसी भी वे में कनेक्ट हो रहे हों, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर हम किसी व्यक्ति के साथ संचार कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, ये हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है। यह ना केवल विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान-प्रदान का माध्यम है, ठीक है? संचार जो है, इसमें केवल विचार, भावना और सूचना का आदान-प्रदान नहीं होता, इससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। क्या होता है? बल्कि ये समाज के विकास और मानव संबंधों को भी मजबूत बनाता है। इसमें क्या होता है कि भई, अगर हम लोगों के साथ विचार अपने क्या कहते हैं, विचार शेयर कर रहे हैं, ठीक है? बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो हम लोग समाज में विकास में हेल्प कर रहे हैं। साथ के साथ जो मानव के संबंध हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ हम लोग संचार कर रहे हैं, उसके साथ हमारे संबंध क्या होंगे? मजबूत होंगे। ठीक है? यहाँ तक आप लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे एक लिखेगा कि इस लेख में हम संप्रेक्षण की प्रक्रिया, इसके महत्व, विभिन्न प्रकार के और इसके मानव जीवन में निरंतर चलने पर चर्चा करेंगे। तो इतनी लाइन अगर आप नहीं भी लिखते तो भी ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि हम नीचे क्या लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है? अब संप्रेक्षण की प्रक्रिया की तरफ देख लेते हैं। देखिए, संप्रेक्षण की प्रक्रिया, संप्रेक्षण के आप हर एक क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अगर आपसे संप्रेक्षण के बारे में पूछा जाता है, संप्रेक्षण की पर्टिकुलर प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अब इसे देखते हैं। संप्रेक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। देखिए, संप्रेक्षण मतलब संचार, ठीक है? या तो मैं आपको ऐसे ही बोल के समझाता रहूँगा कि संप्रेक्षण का मतलब संचार होता है। तो संप्रेक्षण यानी संचार एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। मतलब संचार के अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, तब हम जाके कहीं जो संचार है वो कर पाते हैं, ठीक है? यह एक संदेश के निर्माण से शुरू होता है, ठीक है? संप्रेक्षण क्या है? एक संदेश का निर्माण से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पे मेरे को अपनी क्लास में अपने दोस्त से बात करनी है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। मैं उसके साथ संचार करना चाहता हूँ, अगर बात मेरे को करनी है, ठीक है? मेरे को उसके साथ कुछ शेयर करना है, तो मैं संदेश का निर्माण करूँगा। जैसे मेरे को उसको कुछ बताना है, तो मेरे को क्या बताना है, ये मैं सोचूँगा, ठीक है? अब मैंने सोच लिया, मैंने उसे बताया, तो क्या हुआ? संदेश के निर्माण से शुरू होता है, जिसे एक व्यक्ति, संदेश भेजने वाला दूसरे व्यक्ति संदेश जो प्राप्त करेगा, तक पहुँचाता है। भई, मेरा दोस्त संदेश प्राप्त करेगा और मैं संदेश भेजूँगा, ठीक है? तो ये क्या हो गए? प्रक्रिया के चरण हो गए। अब देख लेते हैं इनके चरणों को पॉइंट में। संदेश का निर्माण, संदेश भेजने वाला अपने विचारों, भावनाओं को शब्दों में या संकेत में परिवर्तित करता है। अब मैं संदेश, मेरे को अपना दोस्त को कुछ बताना है, इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो मैं संदेश का निर्माण करूँगा कि भई, आज
क्लास में ये हुआ या फिर कल क्लास में ये होगा, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ उसको बताई। अब मैं या तो उसे शब्दों में बता सकता हूँ या फिर मैं उसे संकेतों में बता सकता हूँ, ठीक है? जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, ठीक है? वो व्यक्ति संकेतों का यूज़ करता है, मतलब जो हैंड साइंस होते हैं, हाथों के इशारे, उनका प्रयोग करता है, ठीक है? या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर 2 तरीकों के बारे में अगर हम देखें तो या तो मैं उसे शब्दों में बता सकता हूँ बोलकर, या मैं उसे हाथ के इशारों से बता सकता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने उसे बता दिया। फिर संदेश का प्रसारण। संदेश को एक माध्यम के ज़रिए भेजा जाता है, जैसे कि बोलकर, लिखकर या किसी अन्य तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था कि भावनाओं को शब्दों या संकेतों में परिवर्तित करता हूँ। भई मेरे को उसको कुछ बताना है, तो मैं बोलने वाली प्रोसेस करूँगा। अगर मेरे को उसे एक प्रकार से कहना है, जब मैं हम पहले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है? दूसरे पॉइंट से पहले कि अगर मेरे को उसे कुछ बताना है, तो या तो मैं बोलने की प्रोसेस से बता सकता हूँ या मैं हाथों के इशारों से बता सकता हूँ। ये 2 ठीक है? अब नीचे संदेश का प्रसारण प्रसारण मतलब हम प्रोसेस यूज़ कौन-सी कर रहे हैं। या तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई कल क्लास में ये होगा, ठीक है? तू तैयारी करके आइयो। या फिर आज क्लास में ये हुआ, तो उसे समझ आ जाएगा, ठीक है? तो या तो मैं उसे बोलकर, लिखकर या अन्य तरीकों से। अब देखिए मैंने बोलकर लिखा तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। लिखकर मैंने उसे कॉपी पे लिख कर दे दिया कि ले भई ये आज क्लास में ये चीज़ें हुई थी, उसने पढ़ लिया, वो समझ गया, तो ये हो गया। या फिर तीसरा कई और तरीका आता है, जैसे भाई हाथों के इशारों से मैंने, जैसे कुछ लोग जो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है? वो हैंड साइन का यूज़ करते हैं बात करते समय, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, हाथों के इशारों से समझा गया। और भी कई तरीके हैं। ठीक है? ऐसे कई सारे तरीके हैं, बट हम 2-3 तरीकों के बारे में बात करें तो डायरेक्टली बोलकर, कॉपी पे लिखकर हमने दे दिया उसे, ठीक है? या मैंने उसको हाथों से इशारे से बता दिया। तो संदेश का मैंने प्रसारण कर दिया। तीसरा, संदेश का ग्रहण। प्राप्तकर्ता संदेश को सुनता या पढ़ता है और उसे समझने की कोशिश करता है। अब मेरे दोस्त की बारी यहाँ से चालू हो जाती है। अब मैंने अपने दोस्त को कुछ बोल दिया, मतलब बोल के उसे संदेश भेजा। तो मेरे दोस्त ने क्या, उस चीज़ को सुना, ठीक है? या अगर मैंने उसे लिख कर दिया तो उसने उसे पढ़ा और उसने उस चीज़ को समझा। ठीक है? अपने दिमाग में उस चीज़ को समझा कि भई सामने वाला क्या बोल रहा है, ये उसने समझा, समझने की क्या करी, कोशिश करी। अब क्या प्रतिक्रिया क्या है? प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिससे संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब मेरे दोस्त ने संदेश पढ़ लिया या फिर अगर उसने संदेश को सुना तो उसने समझ लिया कि भई क्या कहना चाहते हैं, कल क्लास में क्या होगा, मेरे दोस्त ने मेरे को ये बताया है। अब मैं क्या कहूँगा, अब जब मेरे को ये पता चल गया तो मैं उसे कहूँगा ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्या हुई, मेरा यहाँ पे मेरा फीडबैक रहा कि ओके। ओके रहा या फिर मैंने उसको कुछ बताया, ठीक है? तो ये मेरा फीडबैक है या फिर प्रतिक्रिया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, संदेश आगे बढ़ जाएगा। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये मैं हूँ, ठीक है? मैंने एक मैसेज अपने दोस्त को भेजा, मतलब मैंने सोचा कि मेरे को क्या बताना है, तो ये मैंने तरीका सोच लिया कि भई मैंने एक प्रकार से बोल कर बताना है, लिख कर बताना है, ठीक है? ये मैंने मैसेज तैयार कर लिया, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त के पास मैसेज पहुँच गया। अब मेरे दोस्त ने मैसेज को सुना, इस वाली लाइन में मेरा दोस्त क्या करेगा, मैसेज की प्रक्रिया को समझेगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ने मैसेज को क्या करा, समझ लिया, ठीक है? अब यहाँ पे समझ लिया तो वो अपना रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है? अब मेरे दोस्त ने क्या करा, अपना भी रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? कि यहाँ पे मैंने मैसेज सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि मैं कौन-सा प्रोसेस यूज़ करूँगा। बोलकर अपने दोस्त को बता सकता हूँ अगर ठीक है, या मैं उसे लिख कर दे दूँ कॉपी में या मैं उसे हाथों के इशारों से बता दूँ, ठीक है? अब मेरे दोस्त ने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया भई मैसेज को, उसने उस मैसेज को समझ लिया। समझने के बाद उसने अपनी प्रतिक्रिया भी मेरे को दी कि ठीक है, मैं कल की क्लास के लिए प्रिपरेशन करके आऊँगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट है वो हो जाएगा, ठीक है? यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्रणाली है और उन्हें संवाद करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जो बातचीत करने की प्रक्रिया है वो निरंतर मतलब कंटीन्यूअसली चलती ही रहेगी। क्योंकि देखिए हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग ये ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो हमें उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए संवाद करने की आवश्यकता होती है। चाहे हम लोग लिख कर करें, बोल कर करें, हाथ के इशारों से करें, ठीक है? किसी अन्य साधन से संवाद करें, बट हम लोग उनके साथ संवाद करते हैं ताकि हम लोग उनके साथ जुड़े रहें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। संप्रेषण के महत्व की बात करते हैं तो संप्रेषण का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। अगर हम महत्व को देखते हैं तो इसके ना कई लेवल्स हैं, उन लेवल्स को अब समझते हैं थोड़ा। पहला आता है समाज में समरसता। संप्रेषण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित करता है।
यह लोगों को एक दूसरे के विचार और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे समाज में समरसता बढ़ती है। देखिए, संप्रेक्षण या फिर संचार समाज के जो अलग-अलग वर्ग हैं, उनके बीच में संवाद स्थापित करता है। मतलब जैसे हम ऐसे हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ग की बात ना करें, ठीक है? तो फिर भी हम कह सकते हैं कि समाज में जो अलग-अलग लोगों वर्ग के लोग हैं, हम लोग उनके साथ या वो लोग हमारे साथ अगर किसी कारण से जुड़ते हैं, तो वो एक कारण है संवाद का, ठीक है? मतलब वो लोग हमसे संवाद करते हैं, हम लोग उनसे संवाद करते हैं। अब हमने बातचीत करी, ठीक है? तो क्या हुआ? हम लोग एक-दूसरे के साथ जुड़े, ठीक है? अगर वो लोग हमसे बात ही ना करें, किसी भी तरीके से बात ना करें, तो एक ऐसा होगा कि वो लोग समाज के एक अलग वर्ग है जो कि बात नहीं करते और कहीं न कहीं अगर हम भी बात ना करें, तो हम भी समाज में उनसे अलग रहेंगे, ठीक है? पर अगर हम लोग समाज में रह रहे हैं, तो बात करना एक आवश्यक चीज़ हो जाती है, मतलब संचार करना या संप्रेषण समाज में एक आवश्यक चीज़ हो जाती है। अब क्या है कि यह लोगों को एक-दूसरे से विचार अब भई देखिए, वो लोग अपने विचार हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग अपने विचार उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, भावनाएँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जो कि मदद होती है एक-दूसरे को समझने में। जिससे समाज में समरसता क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है जानकारी का आदान-प्रदान। संप्रेक्षण के माध्यम माध्यम से जानकारी का आदान-प्रदान होता है। यह शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? भाई संप्रेक्षण के माध्यम से क्या होगा? हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन का लेन-देन कर सकते हैं, आदान-प्रदान कर सकते हैं। ठीक है? ये आदान-प्रदान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति या कोई भी अन्य क्षेत्र ले लीजिए, उसमें संप्रेक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग अगर अपनी क्लास में हैं, ठीक है? अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, परंतु आपके बगल वाले दो अगर आपके जो बगल में लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, उसको समझ में आया है, ठीक है? और अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, उससे संचार नहीं करेंगे, तो शायद वो टॉपिक आपको भी समझ में नहीं आएगा। बट आपको क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में हो आपको सिंपली उनसे पूछ लेना है। अब आपने उन्हें पूछा, उन्होंने आपको बताया, क्या हुआ एक प्रोसेस हुआ संप्रेषण का, जिसमें आपको वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है? आपने क्या करा जो जानकारी है उसका लेन-देन किया, उसका आदान-प्रदान किया, तो जानकारी का आदान-प्रदान हो गया। रिश्तों की मजबूती की बात करें, तो व्यक्तिगत संबंधों में संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। यह भावनाओं को व्यक्त करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है, ठीक है? रिश्तों की मजबूती की बात करें, ठीक है? तो जो हम पर्सन टू पर्सन के जो संबंध होते हैं, ठीक है? लोगों के जो संबंध होते हैं, उसमें बातचीत करना एक आवश्यक चीज़ हो जाती है। संप्रेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें भी निभाता है कि अगर मैं सामने वाले के साथ अपनी भावनाएँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो भी शेयर करना बंद कर देगा और एक दिन हमारी बातचीत बंद हो जाएगी, ठीक है? और हमारा जो रिश्ता है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को हल करने के लिए भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के साथ या फिर समस्याओं को सामने वाले व्यक्ति के साथ संप्रेषण करके हल करना चाहिए, उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, ठीक है? चौथा पॉइंट आता है संस्कृति का विकास। संप्रेषण संस्कृति के विकास में भी योगदान देता है। यह विचारों और परंपराओं के आदान-प्रदान का माध्यम होता है, ठीक है? देखिए, संप्रेषण क्या है संस्कृति में संप्रेषण भी जो संस्कृति के विकास में संप्रेषण क्या करता है कहीं न कहीं योगदान देता है, ठीक है? यह विचारों और परंपराओं के आदान-प्रदान का माध्यम होता है। अब इस चीज़ को हम सिंपली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है? आप लोग पर्टिकुलर संस्कृति के बारे में जानते होंगे, मैं अपने यहाँ की संस्कृति के बारे में जानता हूँ, परंतु भारत का एक अन्य क्षेत्र भी है, जहाँ की संस्कृति के बारे में हम लोग नहीं जानते। परंतु अगर हमें उस संस्कृति के बारे में जानना है, ठीक है? तो हमें उस संस्कृति के व्यक्ति से क्या करना पड़ेगा? संप्रेषण करना पड़ेगा, संचार करना पड़ेगा, ठीक है? और जब वो व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में हमें और हम अपनी संस्कृति के बारे में उसे समझा देंगे, तो हमारा क्या होगा? संस्कृति का एक तो विकास होगा, ठीक है? आदान-प्रदान होगा जानकारी का और परंपराओं का, ठीक है? भई उस संस्कृति के विचार हमें पता चलेंगे, उस संस्कृति की पर्टिकुलर कोई कहानी होगी तो वो हमें पता चलेगी, ठीक है? हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बताएँगे, अब हमारे त्योहारों के बारे में बताएँगे, वो हमें बताएँगे। तो इससे क्या होगा कि जो संस्कृति है, उसका एक तो विकास बहुत बड़े स्तर पर होगा, ठीक है? हम लोग मिलकर ही अपनी संस्कृति के विकास में हेल्प करेंगे। तो ये पॉइंट बनता है आपका संस्कृति के विकास से, ठीक है? आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि समाज में समरसता, जानकारी का आदान-प्रदान, रिश्तों की मजबूती और संस्कृति का विकास, ये 4 पॉइंट हैं संप्रेषण के महत्व के। अगर आपके पास संप्रेषण के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आप उसकी प्रक्रिया और महत्व के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? संप्रेषण के प्रकारों को देख लेते हैं अब इनको फटाफट। पहला आता है मौखिक प्रकार, इसमें शब्दों का उपयोग करके विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है, जैसे बातचीत, भाषण। ठीक है? मौखिक में क्या आता है? मौखिक में मतलब बोलकर, शब्दों का मैंने प्रयोग किया
और जानकारी का आदान-प्रदान किया। जैसे कि मैंने अपने दोस्त से बातचीत करी या फिर मैंने स्टेज पे खड़े होके कोई भाषण दिया। ठीक है? दूसरा आता है लेखन लेखन संप्रेषण। इसमें लिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है जैसे पत्र, ईमेल, ब्लॉग या आदि। देखिए, लेखन संप्रेषण में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिखी हुई है शब्दों में, ठीक है? चाहे वो पत्र हो, ईमेल हो, ब्लॉग हो, ठीक है? कोई आर्टिकल हो गया, ठीक है? कोई पैराग्राफ हो गया, ये कुछ भी हो, अगर वो लिखा हुआ है और उसमें शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब लिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो वो क्या होगा? लेखन संप्रेषण हो जाएगा। तीसरा आता है शारीरिक संप्रेक्षण। इसमें हाव-भाव और शारीरिक संकेतों का उपयोग किया जाता है, जैसे इशारे, चेहरे का भाव आदि। देखिए, मतलब आप कहते हैं कि फिजिकल लैंग्वेज जो कहते हैं, फिजिकल लैंग्वेज, ठीक है? पर्टिकुलर फिजिकल लैंग्वेज हम अगर कहें, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला हमारे हाव-भाव को पढ़कर समझता है कि हम लोग क्या संकेत भेजना चाहते हैं उसको। ठीक है? फिजिकल लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कई स्थानों पे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि भई इशारे हो गए या फिर चेहरे के हाव-भाव हो गए, ठीक है? कि भई मैं अपना चेहरा किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के सामने बना रहा हूँ, इससे उसे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? ये शारीरिक संप्रेक्षण हो जाता है। फिर आता है दृश्य संप्रेक्षण। इसमें चित्र, ग्राफ़िक्स या वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है, ठीक है? दृश्य संप्रेक्षण में क्या होता है कि भई चित्र, ग्राफ़िक्स या फिर वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है आदान-प्रदान की जाती है, सिंपल सी बात है। आप लोग यूट्यूब पे हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? ये दृश्य संप्रेक्षण है। इसमें क्या है कि भई हमने अपने जो व्यूज़ हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो चीज़ लिखी गई है, ये मैं जान आप लोग इस वीडियो से जानकारी का आदान-प्रदान कर रहे हैं और मैं आपको जानकारी का आदान-प्रदान के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोगों के बीच में कहीं न कहीं संप्रेक्षण हो रहा है, ठीक है? तो ये दृश्य संप्रेक्षण में आ जाता है। मानव जीवन में निरंतरता। अब संप्रेक्षण का प्रोसेस क्या है कि निरंतर चलता ही रहता है। तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि जीवन के हर पहलू में शामिल। जीवन के हर पहलू में संप्रेक्षण की आवश्यकता होती है, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो, कार्यस्थल हो, सभी स्थानों पर संवाद आवश्यक है। ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात है कि जीवन के हर पहलू में बातचीत करना, किसी व्यक्ति के साथ संवाद करना आवश्यक चीज है। अगर नहीं करेंगे तो शायद आप लोग समाज से पूरी तरह अलग हो जाएँगे और वो नहीं होना। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, परिवार में रहते हैं तो अपने माता-पिता, अपने भाई-बहनों से बात करते हैं। आप अगर दोस्तों के साथ हैं तो दोस्ती इसीलिए बनी हुई है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे से बातें कर रहे हो। ठीक है? अगर सभी के सभी बातें करना बंद कर दें तो मैं कह रहा हूँ कि आप 2 दिन भी दोस्त नहीं रह पाओगे। ठीक है? पूरी तरह अगर आप बात करना बंद कर दो तो। फिर कार्यस्थल पर आप जॉब पे जा रहे हो, आप वहाँ पे जाके अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ बातें कर रहे हो। आप आपको जो टास्क मिला, आपने उस टास्क को कंप्लीट किया, अपने बॉस को जाके समझाया, ठीक है? तो ये क्या हुआ, संप्रेषण हो रहा है। तो हर जगह मतलब सभी जगहों पर संवाद क्या है, आवश्यक है। फिर दूसरा आता है तकनीकी विकास। तकनीकी प्रगति ने संप्रेषण के तरीकों को बदल दिया है। आजकल लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तेज़ी से संवाद कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि भाई तकनीकी जो मतलब टेक्नोलॉजी जो आई है उसने संप्रेषण या फिर संचार के प्रोसेस को काफ़ी हद तक बदल दिया है। ठीक है? अब देखिए मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। अब इंटरनेट के माध्यम से मैं अपने दोस्त से जो कि किसी अन्य देश में बैठा हुआ है, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकता हूँ। मैं संवाद तो कर सकता हूँ उसके साथ, ठीक है? आज भी। अगर मेरा दोस्त कहीं बाहर बैठा हुआ है, ठीक है? उसको मेरे से बात करनी है या मेरे को उससे बात करनी है, मैं उसको डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉल कर दूँगा। अब हम लोगों के बीच में संचार हो रहा है, परंतु अगर इंटरनेट नहीं होता, तो ये क्या बात हो पाती? नहीं। तो यहाँ पे क्या आती है? टेक्नोलॉजी आती है कि भाई टेक्नोलॉजी की प्रगति ने क्या करा? संप्रेषण के तरीकों को बदल दिया। मैं वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रह सकता हूँ। अगर हम उदाहरण लें तो इंस्टाग्राम पे मैं अपने दोस्त को मैसेज करके बात कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। और मोबाइल फ़ोन तो है ही। मोबाइल फ़ोन तो एक आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी चीज़ है, जिसने क्रांति ला दी। ठीक है? क्योंकि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मैं अपने घरवालों से या किसी भी व्यक्ति से जो कि कहीं भी दूर भी बैठा हो, कभी भी बैठा हो, मैं उसे फ़ोन मिला के उसके साथ क्या कर सकता हूँ, संवाद कर सकता हूँ। तो ये एक ईज़ी प्रोसेस हो गया है। ठीक है? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी एक अपना ही वो रहा है। सामाजिक परिवर्तन। समाज में रहने वाले परिवर्तनों के साथ संप्रेषण की प्रक्रिया भी विकसित होती है। ठीक है? देखिए सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब है? समाज में होने वाले परिवर्तन, यहाँ पे मैंने रहने वाले बोल दिए थे। यहाँ पे ऐसा ठीक है, सॉरी इसके लिए कि समाज में सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब है कि समाज में जो होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ संप्रेषण की जो प्रोसेस है, उसमें भी विकसित होती है मतलब संप्रेषण की जो प्रोसेस है, वो भी विकास करती है अपना। नई सोच और विचारधाराएँ संवाद के माध्यम से फैलती हैं। भाई देखिए,
समाज में लोग अपने-अपने एक प्रकार से ये कहते हैं ना कि समाज जब विकास करता है, परिवर्तन होता है, तो लोगों की नई-नई सोच होती है, नई-नई विचारधाराएँ आती हैं, ठीक है? तो इन्हीं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ये सारी चीज़ें फैलती हैं, ठीक है? और फिर आता है भावनात्मक जुड़ाव। मानव संबंध में भावनाओं का आदान-प्रदान भी आवश्यक होता है। यह संबंधों को मजबूत बनाता है और सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखता है। देखिए, मानव का जो संबंध है, जैसे मेरा मेरे दोस्त का, मेरा मेरे परिवार में मेरे भाई-बहनों के साथ जो संबंध है, ठीक है? भावनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक होता है। अगर मैं उनके साथ शेयर नहीं करूँगा, ठीक है? हमेशा चुप-चुप रहूँगा, तो शायद हमारे जो संबंध है, वो भी खराब हो जाए, ठीक है? तो भावनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक होता है। ये हमारे संबंधों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। समाज का जो ताना-बाना है, उसको बनाए रखता है। अब देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ठीक है? वही परिवार, एक परिवार, फिर एक परिवार के बाद कई परिवार मिलकर एक छोटा-सा क्षेत्र बनाते हैं। इससे बनते एक दिन समाज तैयार होता है, ठीक है? तो सबसे छोटी इकाई है परिवार। अब परिवार में ही अगर लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो क्या हम लोग समाज को बनाए रख पाएँगे? नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है कि परिवार में बातचीत होती रहे, ठीक है? तो सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखा जा सकता है संप्रेक्षण के माध्यम से। अंत में आता है आपका निष्कर्ष का टॉपिक, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो निष्कर्ष है, आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कम से कम 3 से, कम से कम आपको 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष आपको लिखना होगा। जो भी आपने ऊपर मेन-मेन बताया है, उसको आप निचोड़ करके आखिर में छोटे-छोटे शब्दों में यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। संप्रेक्षण मानव जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, मतलब एक प्रक्रिया है जो कि अनिवार्य है, करना ज़रूरी है, ठीक है? जो निरंतर चलती रहती है। यह ना केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार के संप्रेक्षण हमें अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देते हैं। ठीक है? अलग-अलग प्रकार के जो संप्रेक्षण हैं, उनके माध्यम से हम लोग अपने विचार, भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि संप्रेक्षण केवल सूचना का आदान-प्रदान नहीं करता, बल्कि मानव संबंधों की नींव भी रखता है, नींव भी है। ठीक है? इसे सख्त बनाए रखना, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने से हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 संप्रेक्षण के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई थी, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब देखिए, अब हमने जो संप्रेक्षण के बारे में ऊपर बात करी है ना, हम उनको ज़्यादा-ज़्यादा नीचे समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है संप्रेक्षण के बारे में, उसमें वही चीज़ें नोट डाउन करनी है, आपको कुछ अलग से लिखना नहीं है। ठीक है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो अथवा का क्वेश्चन आता है, ठीक है? मतलब और का जो क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। संप्रेक्षण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उसके बाधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए, यहाँ पे संप्रेक्षण की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो हम उस चीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को पॉज़ करके उन्हें देख सकते हैं, बट हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों को मैं जल्द से जल्द इम्पोर्टेंट चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है? तो देखिए, संप्रेक्षण को कम्युनिकेशन भी एक प्रकार से कह सकते हैं। मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान का माध्यम है। ठीक है? संप्रेक्षण के माध्यम से हम कोई भी चीज़ सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। संप्रेक्षण एक माध्यम बन जाता है। संप्रेक्षण के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं भई, बोलकर मौखिक, मौखिक संप्रेक्षण, अमौखिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण, ठीक है? शारीरिक संप्रेक्षण और दृश्य संप्रेक्षण, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? यह ना केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संप्रेक्षण की जो प्रोसेस है, वो केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, परंतु उससे ज़्यादा भी, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संप्रेक्षण की प्रक्रिया कई चरण में होती है, जैसे संदेश का निर्माण, उसका प्रसारण, ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना। हालाँकि इस प्रक्रिया में बाधक तत्व भी होते हैं, जो संप्रेक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है? इस लेख में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संप्रेक्षण की प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, संदेश का निर्माण कर दिया, फिर संदेश का प्रसारण। संदेश का निर्माण आपको क्या बोलना है, आपने सोच लिया। संदेश का प्रसारण आप कौन से मतलब किस वे में सामने वाले को बताएँगे, मतलब मौखिक संचार करेंगे तो बातचीत करके, लिखित करेंगे तो ईमेल या फिर ये पत्र लिखकर, और अगर आप अपने दोस्त को एक दृश्य संचारण के साथ बात करना चाहते हैं, प्रसारण, ठीक है? तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग एक वीडियो बनाएँगे अपनी और सामने वाले दोस्त को भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, वो वीडियो देख के समझ पाएगा। तो ये हो जाएगा संदेश का प्रसारण। तीसरा आता है संदेश ग्रहण। अब आपका दोस्त जो है वो संदेश को प्राप्त करेगा, उसको समझेगा कि मेरे
दोस्त ने जिसने संदेश भेजा है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? वो उसे सुनेगा संदेश को, ठीक है? या फिर अगर आपने लिख कर दिया है तो पढ़ता है और उसे समझने की कोशिश करता है। ये हो जाता है एक। फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, मतलब फीडबैक, प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है, ठीक है? तो प्रतिक्रिया प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है जिससे संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्रतिक्रिया से संवाद भेजने वाले का पता चलता है कि उनका संदेश सही तरीके से समझा गया या नहीं, ठीक है? फीडबैक से ये पता पता चलता है कि आपने जो संदेश भेजा था, जिस व्यक्ति को संदेश भेजा था उसको संदेश मिला नहीं मिला, उसने संदेश पढ़कर संदेश को सही प्रकार से समझा नहीं समझा, ठीक है? ये चीजें पता चलती है प्रतिक्रिया से, ठीक है? अब बाधक तत्वों की बात कर लेते हैं, तो पहले आता है भाषाई बाधा। भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है जो संप्रेषण को प्रभावित कर सकती है, ठीक है? देखिए, लैंग्वेज जो है सं संप्रेषण को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। यदि संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता एक ही भाषा नहीं बोलते, या यदि भाषा का उपयोग सही से नहीं किया गया, तो यह संप्रेषण में भ्रम उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। आप लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिल सके। मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको नॉलेज दे सकूँ। बट सोचिए कि मैं इस वीडियो में जो लिखा गया है, इसको किसी अन्य लैंग्वेज में पढ़ना चालू कर दूँ जो कि आपको समझ में नहीं आती, ठीक है? या फिर मैं इसको पढ़ूँ तो हिंदी में ही, बट आपको एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती कुछ हद तक। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे बीच में जो संप्रेषण हो रहा है, संवाद हो रहा है हम लोगों के बीच में, मेरे और आपके बीच में, वो क्या होगा? वो नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं संप्रेषण में भ्रम पैदा हो जाएँगे, ठीक है? उदाहरण के लिए, जटिल शब्दावली या तकनीकी भाषा का उपयोग आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं इसी नोट्स में कोई बहुत ही, आप कह सकते हैं ना, हैवी हैवी शब्द, मोटे मोटे शब्दों का यूज करना चालू कर दूं, शब्दावली, ठीक है? या फिर टेक्निकली वर्ड्स का यूज कर दूं, ठीक है? मतलब टेक्निकली भाषा एक प्रकार से ऐसी कहें भाई कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, और मैं कंप्यूटर रिलेटेड कोई बात करने लग जाऊँ, आपको कुछ हद तक वो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या होगा, आम लोगों के लिए वो समझना मुश्किल है। तो शब्दावली के कारण क्या होगा, हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि मैं और आप, अगर हम भाषाई बाधा की बात करें, तो मेरे को और आप लोगों को एक ही भाषा आनी चाहिए, आपको मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक है? मैं अपनी भाषा में कठिन शब्दों का यूज़ ना करूँ, ठीक है? और टेक्निकली भाषा का यूज़ ना करूँ, तो हमारा जो संवाद होगा वो सही होगा। और मैं अगर इन सारी चीज़ों में से कुछ भी 1 से 2 पॉइंट गलत करता हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाएगा, कहीं न कहीं मैं गलती करूँगा और आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो क्या है कि भाषाई बाधा आ सकती है कि भई प्राप्तकर्ता और संदेश भेजने वाला अगर एक ही भाषा नहीं बोलते तो, ठीक है? फिर आता है संकेतों का गलत अर्थ। अब देखिए, शारीरिक संकेत मतलब बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है? और हाव-भाव भी संप्रेषण का हिस्सा होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाव-भाव या संकेत का गलत अर्थ लगाया जाता है, तो संप्रेषण में बाधा डाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से बात कर रहा है, लेकिन उसका हँसता हुआ चेहरा हो, तो गलतफ़हमी हो सकती है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही है कि मैं सामने वाले को देखकर समझूँ कि माहौल क्या है, वो क्या बात करना चाहता है, बात ज़रूरी है या नहीं, ठीक है? अब बॉडी लैंग्वेज में हाव-भाव संप्रेषण का एक हिस्सा है, बट सपोज़ करिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसको बात तो करनी है बहुत ज़्यादा सीरियस, बट वो हँस रहा है मिनट-मिनट में, या फिर मुस्कुरा रहा है उस बात को करते हुए। तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि ये बात या तो ज़रूरी नहीं है, या तो मैं उसके जो हाव-भाव हैं उन्हें गलत ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रेषण में गलती हो जाएगी, गलतफ़हमी पैदा हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भई गलती ना हो, इसके लिए क्या करना है, अगर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो जैसी बात करनी है वैसी ही बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई गलत साइन देता हूँ, तो सामने वाला जो कि बॉडी लैंग्वेज मेरी पढ़ रहा है, उसको गलतफ़हमी हो जाएगी, ठीक है? तो क्या है कि यहाँ से एक बार फिर से, यदि किसी व्यक्ति के हाव-भाव या संकेतों को गलत अर्थ लगाया जाता है, तो संप्रेषण में बाधा डाला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से बात कर रहा है, लेकिन उसका हँसता हुआ चेहरा हो, तो इससे क्या करें, गलतफ़हमी हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। तीसरा आता है ध्यान की कमी। हम यहाँ पे पता है किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संप्रेषण में कौन-कौन सी बाधाएँ आ सकती हैं। हमने 3 की 2 की बात कर ली, तीसरे को देखते हैं, ध्यान की कमी की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो वह संदेश को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता। ध्यान की कमी विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे व्यवस्था, मानसिक तनाव, अन्य बाहरी ध्वनि।
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन पर व्यस्त हो और बातचीत करते समय ध्यान ना दे, तो वह बातचीत का सही अर्थ नहीं समझ पाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए, ध्यान की कमी का मतलब मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। ठीक है, मैं भाई मैं फोन पे लगा हुआ हूँ, सामने वाला मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो कि मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है, बट मैं फोन पे लगा हुआ हूँ। तो क्या होगा कि मैं फ़ोन पे लगे के कारण, अगर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति से जिससे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उस पे बात करने के कारण मैं सामने वाला जो कि मेरे को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पे सही तक नहीं पहुँचेगी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और कहीं न कहीं मैं गलती करूँगा। ठीक है? तो ये क्या है कि ये ध्यान की कमी का पॉइंट है कि यदि व्यक्ति फ़ोन पे व्यस्त है और बातचीत करते समय ध्यान ना नहीं दे रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, बातचीत का सही अर्थ जो कि उस तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँचेगा। ये क्या होगा, संप्रेषण में एक बाधा। चौथा आता है संवेदनशीलता। कुछ विषय संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ विषय संवेदनशील होते हैं और उन पर बात करते समय लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं। भाई ऐसे कई टॉपिक्स होंगे जिन पे सामने वाला व्यक्ति बात करने में थोड़ा हिचकिचाए, उसको असहज महसूस हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। ऐसे मामलों में व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से संकोच कर सकता है, जिससे संप्रेषण प्रभावित हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, संप्रेषण करने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो। उदाहरण के लिए पारिवारिक समस्या या स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बातचीत करते समय लोग खुलकर बात नहीं कर पाते। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इशू है, बट मैं डॉक्टर के पास हेजिटेट हो रहा हूँ उस चीज को बताने में। तो क्या डॉक्टर मेरी बीमारी को सही प्रकार से समझ पाएगा? ठीक है, नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं उसे बताऊँगा ही नहीं कि भई मेरे शरीर के कुछ हिस्से या फिर शरीर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, मैं बस हिचकिचाता रहूँगा उसको बताने में, तो क्या वो समझ पाएगा उस चीज़ को? नहीं। मेरे को उसे बताना पड़ेगा, खुलकर। तभी तो वो समझ पाएगा कि हाँ भई, सामने वाले व्यक्ति जो पेशेंट है, उसमें शरीर में ये दिक्कत है उसको, ठीक है? इस चीज़ की उसकी दवाई करवानी है। या फिर पारिवारिक समस्याओं का उदाहरण ले लें, तो कई लोग क्या होता है कि भाई अपने पारिवारिक जो घर में समस्याएँ चल रही हैं, उनको सामने वाले के साथ खुलकर बताने में क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि पारिवारिक समस्या की बात करना उनके लिए क्या है, असहज महसूस करने वाली चीज़ है। तो वो नहीं करते उस चीज़ को, खुलकर नहीं बता पाते कि भई अगर उनके साम घर में कोई इश्यू है, ठीक है, उनके घर में उनके साथ कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, उस पर लोग खुलकर बात करने से क्या करते हैं, कतराते हैं, बचते हैं। तो ये क्या है, संप्रेषण में एक प्रभावित कर सकता है। ठीक है? और ये पता है कब प्रभावित करेगा? नॉर्मल सी बात है, ये पता है तब प्रभावित नहीं करेगा जब आप खुद बताना चाहते हो, ये तब प्रभावित करेगा जब आपसे कोई पूछता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, ठीक है? बट आप डॉक्टर को बताने में तो क्या हो रहे हो, हिचकिचा रहे हो, बट आपको खुद को तो पता है ना, नॉर्मल सी बात है। वहीं आपके घर में कोई पारिवारिक समस्या है, बट आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए आपके घर में क्या इश्यू चल रहा है, ठीक है? वो इसलिए पूछ लेता है ताकि उसका कोई भी कारण, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब सामने वाला पूछता है तो आप कतराते हो, नहीं, नहीं, ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये तब होती हैं जब आपसे सामने वाला कोई पूछता है। तब क्या होता है, मैं सामने वाले के साथ संप्रेषण कर रहा हूँ, बट मैं वो चीज़ बताने से बच रहा हूँ। तो क्या होगा, जो मुद्दा है वो सेंसिटिव है, संवेदनशीलता का मुद्दा है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड। संस्कृति भी संप्रेषण को प्रभावित करती है, ठीक है? संस्कृति भी संप्रेषण का जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करती है। विभिन्न संस्कृतियों में संवाद करने के तरीके विभिन्न होते हैं। देखिए, अलग-अलग संस्कृति में अलग-अलग संवाद करने के तरीके हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरी संस्कृति से आता है, तो वह स्थानीय संस्कृति के संकेतों और मानदंडों को समझने में कठिनाई महसूस कर सकता है। इससे संवाद में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती है। नॉर्मल सी बात है। देखिए, उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि देखिए भाई, मैं अगर अपना उदाहरण लूँ तो मैं बहुत सारी संस्कृतियों जिनके बारे में नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। बट मैं ट्रैवल के माध्यम से उन संस्कृतियों के, अब हम उदाहरण लेते हैं कि भाई हम यहाँ से विदेश गए, ठीक है? वहाँ पे हमें जाना है। मेरे को वहाँ जाके ट्रैवल करना है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ की संस्कृति को देखा, ठीक है? बट मेरे को तो उनकी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे को ये नहीं पता वो लोग किस प्रकार के मानदंड हैं, मतलब क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? क्या क्राइटेरिया है। मेरे को कुछ भी नहीं पता किस प्रकार से करनी है संस्कृति में, अगर कोई रिचुअल है तो वो कैसे करना है, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है? तो क्या होगा, मैं कठिनाइयाँ महसूस करूँगा उस चीज़ को करने में अगर मैं उस संस्कृति में भाग ले रहा हूँ तो, ठीक है? इससे संवाद में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर मेरे को कोई बताने वाला ही नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है? और कोई बता रहा है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, संवाद में बाधाएँ उत्पन्न होंगी। और ये एक संवाद में बाधाएँ उत्पन्न होने का मतलब बाधा, संवाद का जो
प्रोसेस है उसमें बाधा का एक पॉइंट है। ठीक है, कि भाई मैं गया, मैंने उसकी संस्कृति देखी, बट मेरे को उनकी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता, परंतु मेरे को उसमें भाग लेना है। तो मेरे को कठिनाइयाँ महसूस करी होंगी कि भाई मेरे को मानदंड नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता कि संस्कृति में संकेतों और मानदंडों के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, साथ के साथ मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। तो इस प्रकार की चीजें क्या होंगी, संवाद में बाधा उत्पन्न करेंगी। छठे पॉइंट की बात करते हैं, तकनीकी समस्या। आजकल डिजिटल माध्यम का उपयोग बढ़ गया है। ठीक है, डिजिटल जो माध्यम है उनका उपयोग बढ़ गया है, लेकिन तकनीकी समस्याएं भी संप्रेषण में बाधा डाल सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की समस्या, फोन बैटरी खत्म हो जाना, सॉफ्टवेयर की खराबी आदि, ये समस्या संवाद को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा कॉमन हम कह सकते हैं कि अगर आप टेक्निकली किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये समस्या है आपको आपने आए दिन फेस करी होगी। सिंपल सी बात है, देखिए, आप लोग बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से कॉल पे, बट कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, आप लोग इसको इस प्रकार से मत लीजिए, इसको इस प्रकार से लीजिए कि आप गंभीर बात कर रहे हैं सामने वाले के साथ, बट आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाए। तो क्या होगा? तकनीकी समस्या आई हम लोगों के कन्वर्सेशन में, हम लोगों के कम्युनिकेशन में। मेरे और मेरे दोस्त के कम्युनिकेशन के बीच में एक टेक्निकली प्रॉब्लम है, वो है मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाना। ठीक है? मेरा फ़ोन सडनली सॉफ्टवेयर अपडेट पे लग गया, कॉल कट गई, सॉफ्टवेयर अपडेट पे लग गया। क्या हुआ? टेक्निकली इश्यू है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन। मैं अपने दोस्त से वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, बट वीडियो कॉल कनेक्शन क्या हो रहा है? ग्लिच हो रहा है, थोड़ा कट के आ रहा है, जा रहा है। अब क्या होगा? मैं अगर उससे बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ बोला, इंटरनेट कटा, वो बात उस तक पहुँची ही नहीं। ठीक है? इंटरनेट आया, कुछ हिस्सा बात का मेरे दोस्त के पास पहुँचा, कुछ हिस्सा नहीं पहुँचा। अब क्या होगा? कम्युनिकेशन जो हम लोगों के बीच में हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है कि तकनीकी समस्याएँ आ सकती हैं, इंटरनेट कनेक्शन में समस्या होगी, फ़ोन में बैटरी की खत्म हो जाने की समस्या, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं। ठीक है? आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको आए दिन पता होगा। ठीक है? 7वां पॉइंट आता है भावनात्मक स्थिति। व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति भी संप्रेषण को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति तनाव में हो या उदास हो, तो संवाद करने में सक्षम नहीं होता। उसकी भावनाएं उसके विचारों को व्यक्त करने में रुकावट डाल सकती है। अब देखिए, भावनात्मक स्थिति भी एक पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर एक प्रकार से ये कहे कि तनाव में या उदास है, ठीक है? तो अगर मैं अपने दोस्त के पास जाऊँ जो कि तनाव में या फिर उदास है, ठीक है? और मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ, ठीक है? किसी भी चीज़ को लेके बात करूँ, तो कहीं न कहीं वो क्या करेगा, उसका बात करने का मन नहीं होगा, क्योंकि वो तनाव में, स्ट्रेस में ऑलरेडी है, उदास है, उसका मन नहीं है, ठीक है? अब वो अपनी भावनाओं को मेरे साथ क्या करेगा, शेयर ही नहीं कर पाएगा। उसकी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में रुकावट डाल सकते हैं। भाई, उसका उदासी और उसकी जो तनाव है, वो उसकी भावनाओं को मेरे तक आने से रोकेंगी। उसे मन ही नहीं होगा उन चीज़ों को बताने का, ठीक है? अपने विचारों को शेयर करने का मेरे साथ। तो ये भावनात्मक स्थिति भी आ सकती है, ठीक है? तो ये हो जाते हैं आपके 7 पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप करके जाइए। ऐसा ना सोचिए कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इन पॉइंटों को अच्छे से कवर अप करिए। जितने भी पॉइंट है, 7 पॉइंट है, कम से कम आपको 6 पॉइंट डिट्टो रट्टम-रट याद होने चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले। अगर ये क्वेश्चन आपके में आता है कि जो संप्रेक्षण है, उसमें आने वाली बाधाओं को बताइए। तो 6 पॉइंट तो आपको ऐसे याद होने चाहिए टिप टॉप पे, ठीक है? कि आप मिनट से पहले उन्हें लिख कर आगे बढ़ जाएँ। इतने ईज़ी पॉइंट हैं, ठीक है? आपको अपने शब्दों में, मैंने अपने शब्दों में समझाया, आप लोगों को वहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है? और क्या बड़ी बात है। चलिए, निष्कर्ष आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज़ करके हम लोग निष्कर्ष को कवर अप नहीं करेंगे, मैंने लिख दिया है केवल, ठीक है? सिंपल सा समझ है कि संप्रेक्षण मानव जीवन का एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये ना केवल संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही निष्कर्ष है जो कि हमने ऊपर लिखा था, ठीक है? हमने जो ऊपर पॉइंट बताए हैं बाधाओं के बारे में, वो आप थोड़ा-सा नीचे एक्सप्लेन कर देंगे और हो जाएगा। अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यमों का सविस्तार से विवरण कीजिए। देखिए, संप्रेक्षण के बारे में क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है कि जो उसके माध्यम है ना, उन माध्यमों को आपको बता देना है। माध्यमों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने बेसिक डिटेल दी है, वो आप देख सकते हैं कि संप्रेक्षण मतलब कम्युनिकेशन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि विचारों, सूचनाओं, अनुभवों का आदान-प्रदान का माध्यम है। संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यम होते हैं, जिनका उपयोग करके हम लोग अपने विचार और भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, सामने वाले के साथ शेयर करते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मौखिक संप्रेक्षण। मौखिक संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है।
यह सबसे सामान्य और प्रभावी संप्रेषण का तरीका है। मौखिक संप्रेषण के जो पॉइंट है वो निम्नलिखित है। देखिए, मौखिक संप्रेषण क्या है? जिसमें हम लोग शब्दों का शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? अपने विचार जो है उसको व्यक्त करते हैं। अब देखिए, बोलकर शब्दों का माध्यम शब्दों को यूज करके बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बोलने की प्रोसेस आ गई यहाँ पे। तो भाई बातचीत तो पहला पॉइंट बन ही जाता है कि भाई बातचीत करके मैंने दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचार है आदान प्रदान होता है। यह व्यक्तिगत और समूह चर्चा हो सकती है। बातचीत में हाव भाव, आवाज की लहरें, चेहरों के हाव भाव भी महत्वपूर्ण मतलब भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, समझ लीजिए बातचीत का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक लोग अगर बैठ बैठ के या खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये बातचीत के अंतर्गत आ जाता है। बातचीत किसके अंतर्गत आती है? बातचीत आती है मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत। मौखिक संप्रेषण मेन पॉइंट है, उसके अंदर बातचीत आ जाती है। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। आप कॉलेज पेपर देने जाएंगे, ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। आप दोस्तों के साथ गए तो आप जब रिक्शे में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं? आप लोग बातचीत कर रहे हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है। आप लोग बोलकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके हाव भाव और आवाज की भी महत्वपूर्णता है। ठीक है, भाषण की बात कर लेते हैं। भाषण मतलब स्पीच देना। एक तरफा संप्रेषण का उदाहरण है। देखिए, भाषण क्या है? एक तरफा संप्रेषण का उदाहरण है। एक तरफा का मतलब क्या है? कि अगर मैं स्टेज पे खड़ा होकर भाषण दे रहा हूं, तो केवल मैं ही बोलूंगा। ठीक है, मैं ही बोलूंगा, आप लोग केवल उसे सुनेंगे। जहां एक व्यक्ति अपने विचारों को एक बड़े समूह के सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। भाषण में स्पष्टता और प्रभावशीलता आवश्यक होती है ताकि श्रोता उसे समझ सके। आप देखिए, भाषण क्या है? पहले तो एक तरफा संप्रेषण है, जिसमें अगर मैं स्टेज पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूं तो मैं ही बोलूंगा, आप लोग केवल सुनेंगे। दूसरा, मैं अपने विचारों को एक बड़े समूह के सामने क्या करता हूँ? प्रस्तुत करता हूँ। भाई, जो भी लोग सुनने आए हैं वो एक बहुत बड़ा समूह है, और मैं अपने विचारों को उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ में भाषण में स्पष्टता मतलब क्लैरिटी, और प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे भाषण में, मेरी स्पीच में, और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ताकि सामने वाले श्रोता है वो उसे अच्छे से समझ पाए, और उसके एक प्रकार से ऐसे कहते हैं ना कि भाषण समझना। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे दो भाषण कि उस सामने वाले को समझ में आए, तो ये आ जाता है। अब टेलीफोन वार्ता भी आ जाती है। टेलीफोन वार्ता क्या, मैं यहाँ पे टेक्निकली किसी चीज का यूज कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ बोलकर। सिंपल सी बात है, टेक्निकली टेलीफोन वार्ता आ जाती है। मैं बाहर रहता हूँ, मैंने अपने घर पे फोन लगाया तो मैंने फोन के माध्यम से घर वालों से बात करी बोलकर, लिख कर नहीं, वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं, बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाती है? टेलीफोन वार्ता आ जाती है, टेलीफोन कॉन्वर्सिएशन। एक अन्य मौखिक संप्रेषण का माध्यम है जिसमें लोग दूरस्थ स्थानों पर रहते हुए बातचीत कर सकते हैं, और तत्कालिकता और सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि भाई मैं तत्कालीन, मेरे को अभी बात करनी है, मैंने अभी फोन मिला दिया, मेरे घर में किसी ने फ़ोन उठाया, मैंने उनसे बात कर ली। क्या हो गया कि मैं रह तो दूर रहा हूँ, परंतु मैं बात कर रहा हूँ बोलकर, ऐसे जैसे कि हम लोग आमने-सामने हों। तो ये क्या आ जाती है? तत्कालिकता आ जाती है। ये आ जाता है टेलीफ़ोन वार्ता के अंतर्गत। ठीक है, अब हमारा मौखिक संप्रेषण खत्म हो गया। अब लिखित संप्रेषण में देख लेते हैं फटाफट से कि लिखित संप्रेषण में विचार और सूचनाओं को लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है जो भविष्य में संदर्भता किया जाता है। अब देखिए, हाँ, लिखित संप्रेषण में एक चीज ये है कि स्थायी एक रिकॉर्ड बनता है। आपने कुछ लिखा, वो क्या होगा? एक प्रकार से आप कह सकते हैं रिकॉर्ड के तौर पे तैयार हो गया कि आपने एक लेटर लिखा, आपने एक स्पीच लिखी। ठीक है, लिख के भेजी, स्पीच तो नहीं कहेंगे, स्पीच तो स्टेज पे दी जाती है बोलकर, बट आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, आपने कोई मैसेज लिखकर सामने वाले को भेजा, तो क्या होगा? एक स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। ठीक है, भविष्य के संदर्भता के लिए, कि भविष्य में हम उस चीज को देखकर समझ सकें कि क्या लिख के भेजा गया था, मैसेज में क्या था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्या होता है कि लिखित संप्रेषण में विचार और सूचनाओं को लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक रिकॉर्ड बनाता है जो कि स्थायी होता है, और भविष्य के रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है, अब इसको इतने पॉइंट को हम इस प्रकार से सिंपल से समझ सकते हैं कि आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लिखित में बातें होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। बट जो भी लिखा जाता है उसको इसलिए संभाल के रखा जाता है कि ये पता लगाया जा सके कि भविष्य में अगर हम लोग आज कोई गलती करते हैं, ठीक है, मैसेज लिखते समय, बट हम ये कहते हैं कि नहीं, ये मैसेज तो हमने लिखा ही नहीं था, तो क्या रहेगा? जो हमने मैसेज लिखकर भेजा था, उस मैसेज का एक रेफरेंस, एक रिकॉर्ड बना रहेगा। ठीक है, जब कंपनी में चेकिंग होगी तो ये देखा जा सकता है कि हाँ,
भाई जिसने मैसेज लिखा था उसकी गलती थी या फिर जिसने मैसेज पढ़ा उसकी गलती थी, ठीक है? पढ़ने वाले ने मैसेज को सही से पढ़ा नहीं पढ़ा ये देखा जा सकता है, लिखने वाले ने लिखा नहीं लिखा ये देखा जा सकता है। तो इसके लिए जो स्थायी रिकॉर्ड तैयार होता है वो होता है आपके द्वारा लिखा गया मैसेज या फिर मेरे द्वारा लिखा गया मैसेज, ठीक है? तो क्या है कि गलती को पकड़ने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए ये रिकॉर्ड स्थायी रूप से तैयार किया जा सकता है, ठीक है? लिखित संप्रेषण के अंतर्गत शामिल होते हैं भाई पत्र, लेटर आ जाता है सबसे पहले तो। क्या है? पत्र एक पारंपरिक लिखित संप्रेषण का माध्यम है, मतलब पारंपरिक मतलब पुराने समय से लेटर लिखना चालू है, ठीक है? आज भी लिखे जा रहे हैं और पुराने समय से लिखे आ रहे थे। तो क्या है? लिखित संप्रेषण का माध्यम है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक संवादों के लिए किया जाता है, ठीक है? जिसका उपयोग क्या किया जाता है? तो व्यक्तिगत, मतलब मैं अपने घर वालों को लिखना चाहता हूँ तो वो मेरा व्यक्तिगत मामला हो गया। मैं अपनी कंपनी को लेटर लिख के भेजना चाहता हूँ, वो मेरा व्यावसायिक मामला हो गया, ठीक है? तो क्या है कि व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक संवादों के लिए यूज़ किया जाता है। पत्रों में लेखक की भावनाएँ और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। भावनाएँ भाई मैं अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा कोई आइडिया है, मैं अपने कंपनी वालों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ या जिनके यहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक 2 तरह के संवाद होते हैं लेटर के माध्यम से, ठीक है? ईमेल की बात कर लेते हैं, ईमेल भी आज के टाइम में क्या हो गया, ईमेल देखिए, नॉर्मल सी बात है, लेटर क्या है? लेटर एक, आप कह सकते हैं कि टेक्निकल फॉर्मेट नहीं है, बट ईमेल एक टेक्निकल फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है? क्या है कि लेटर का ही अगर टेक्निकली हम करते हैं तो वो ईमेल मान लीजिए, उसे मान लो आप किस प्रकार से कि भाई देखिए टाइप तो हमें उसमें भी करना है, लिखना तो उसमें भी है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, मैं अपने परिवार वालों को भी लिख सकता हूँ, अपने कंपनी के लिए भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ईमेल तो ये है। ईमेल आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण संप्रेषण का माध्यम है। यह त्वरित और सुविधाजनक है, जिससे लोग दूर-दूर तक संवाद कर सकते हैं। ईमेल में संदेश भेजना, प्राप्त करने की प्रक्रिया सरलता से होती है। देखिए, लेटर का जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल होने का मतलब है कि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर दे रहे हैं। ठीक है? लेटर भाई मैंने लिखा, मैंने उसे पोस्ट करा, अब मेरा लेटर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद मेरे घर पहुँच रहा है, मेरी कंपनी में पहुँच रहा है। तो क्या होगा? बहुत टाइम लेगा, ठीक है? लेटर फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो लोग अपना रिटर्न भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। वहीं हम टेक्निकली फॉर्मेट में आ जाते हैं, मैंने एक ईमेल टाइप करा अपने बॉस के लिए, ठीक है? ईमेल मैंने अभी पोस्ट करा, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 सेकंड में ईमेल उनके कंप्यूटर में पहुँच जाएगा। एक तो जो माध्यम है वो ईज़ी हो गया और मैं यहाँ बैठे-बैठे दुनिया के किसी एक कोने में बैठे लोग या व्यक्ति को मैसेज भेज सकता हूँ, ठीक है? तो क्या हो गया? संवाद दूर-दूर के लोगों से कर सकता हूँ। ईमेल में संदेश भेजना और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा सरल हो गई है। हमारा अगला पॉइंट आता है लिखित में, जो कि है रिपोर्ट। रिपोर्ट एक व्यवस्थित रूप में जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका है। यह एक विशेष विषय पर विस्तृत जानकारी देता है और आमतौर पर औपचारिक होता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल। अब समझिए कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है? नॉर्मल सी बात है भाई, मेरे को एक कह सकते हैं कि मेरे को कहा गया, किसी मेरे कंपनी में मेरे को कहा कि जाओ और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक रिपोर्ट लिख कर लाओ। अब मैं जाऊँगा, रिपोर्ट लिखना चालू करूँगा। मैं उस मतलब एक प्रकार ये कह सकते हैं ना कि मेरे को जिस टॉपिक को कहा गया है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल होगी, नॉलेज होगी, वो सब मैं अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करूँगा, ठीक है? रिपोर्ट में मैं प्रस्तुत करूँगा। अब क्या होगा? उनको लिखूँगा और दूँगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यह किसी विशेष विषय पर विस्तृत जानकारी देती है। ठीक है? कोई भी एक टॉपिक हो गया, उसके ऊपर डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो देती है। क्या देती है? रिपोर्ट वो इन्फॉर्मेशन देती है और आमतौर पर औपचारिक होती है, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग होती है। ठीक है? तो ये आपका रिपोर्ट हो जाता है। रिपोर्ट किस में आ जाता है? आपका आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है लिखित संप्रेषण के अंतर्गत। अब देख लेते हैं दृश्य में। देखिए, अब ज़्यादा हम डिटेल में जाएँगे नहीं, हमको इनको फटाफट पढ़-पढ़ के आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? दृश्य संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें चित्रों, ग्राफिक्स या वीडियो के माध्यम से जानकारी को साझा किया जाता है, ठीक है? भाई चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी को साझा करना आता है दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत। यह एक प्रभावी तरीका होता है क्योंकि दृष्टिगत सामग्री का उपयोग करते हैं, दृश्य संप्रेषण का के अंतर्गत शामिल है। ठीक है? इसमें क्या होता है, ये एक प्रभावी तरीका है, इफेक्टिव तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग जानकारी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब सामने वाले को भेज रहे हैं तो क्या हुआ, वीडियो या फिर ग्राफिक्स के माध्यम से। ठीक है? अब देखते हैं, पहला आता है चित्र, इमेजेस। विचारों को व्यक्त करने की एक शक्तिशाली माध्यम होता है, ठीक है? जो इमेज है या फिर हम कहें
चित्र है वो विचार को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। एक चित्र कई शब्दों से अधिक कह सकता है और इसे समझना आसान है। सिंपल सी बात है। देखिए, जो फोटोज है ना, कहते हैं कि इसमें जैसे बताया गया है कि कहा गया है कि भाई जो फोटोज है वो कई शब्दों से, मतलब कई सौ शब्दों से ज्यादा आपको समझा सकता है, अगर आपने सामने वाले का जो चित्र है, जो वो उस चित्र में अपनी भावना प्रस्तुत करना चाहता है, आपने अगर वो चित्र को समझ लिया तो। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है, ऐसे चित्र आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे आपको कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि वो चित्र अपने मतलब शब्दों से ज्यादा वो चित्र बोलते हैं। तो क्या है कि चित्रों को समझना आसान है अगर, ठीक है। तो ये है कि इमेजेस के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, मतलब संवाद कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ। अगर हम अपने चित्र में, अगर मैं चित्रकार हूँ और मेरे को एक चित्र बनाना है जिसमें मेरे को भावना प्रस्तुत करनी है, तो अगर मैं सही प्रकार का चित्र बना के सामने वाले को प्रस्तुत करता हूँ और वो उसको समझ जाता है, तो मेरे को उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो चित्र देख कर ही समझ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है आपका चित्र के अंतर्गत। दूसरा आता है वीडियो फॉर्मेट। वीडियोस दृश्य संप्रेषण का एक अत्याधुनिक रूप है जिसमें चलती हुई छवियां और ध्वनि होती है। ठीक है, वीडियो के अंदर क्या होता है, वही चलती हुई छवियां मतलब चित्र होते हैं और आवाजें होती हैं। ठीक है, यह दर्शकों को अधिक आकर्षित करती हैं और जटिल जानकारी की सरलता से प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, आप देखिए क्या है कि वीडियो के माध्यम से जो देख रहा है, जो व्यक्ति उस वीडियो को देख रहा है और जो जानकारी लेना चाहता है, ठीक है, तो यह दर्शकों को अधिक आकर्षित करती है। वीडियो के माध्यम से दर्शक ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जटिल जानकारी जो है वो हम उन तक इजिली पहुंचा सकते हैं। किसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। फिर आता है तीसरा पॉइंट, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स डेटा या जानकारी को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स आदि, जो जटिल आंकड़ों को समझने में मदद करता है। आप देखिए, जो ग्राफिक्स है ना, वो कंपनियों में यूज किए जाते हैं काम में। अब देखिए, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अपने कंपनी के आगे। मेरे को ये बताना है कि लास्ट ईयर जो हमारे कंपनी की सेल हुई थी, मतलब जो बिक्री हुई थी, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देनी है। मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट ईयर का जो डेटा था उसको मैं किसमें, चार्ट के फॉर्मेट में, कि भाई 2022 में इतनी बिक्री हुई, 2023 में हम लोगों ने बिक्री कम करी थी, 2024 में बिक्री बढ़ गई, और 2025 के पहले क्वार्टर में हमने आधी बिक्री कर ली है पिछले 3 साल के मुकाबले। ये हमारे क्या हो गया, एक चार्ट तैयार हो गया। तो ये है कि चार्ट और ग्राफ्स के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आंकड़े होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक डेटा होगा, उस डेटा को हम लोगों ने चित्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो क्या होगा कि भाई ग्राफिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कि डेटा या जानकारी को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने को ही ग्राफिक्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने देखिए, ये मत सोचिए कि ये जो पॉइंट है ये आपको आते हैं, आप इन पॉइंट्स के बारे में एक बार प्लीज पढ़ के जाइए। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया गया, तो अगर आप एक दो पॉइंट भी मिस कर देंगे तो चांसेस है आपके बहुत ज्यादा नंबर कट जाए, और ये कोई भी अफोर्ड नहीं करता। ठीक है, कोई भी अफोर्ड नहीं करता कि भाई मैं अपने नंबर घटवाऊं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, एग्जाम बहुत बढ़िया देना है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है डिजिटल संप्रेषण। डिजिटल मतलब हम डिजिटली किसी चीज का यूज कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से, इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके। हमारा जो डिजिटल संप्रेषण है उसमें पहला पॉइंट आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर लोग अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों से संवाद करते हैं। यह त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक पहुंच प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, इस चीज को समझ लीजिए। आप लोग भी फेसबुक यूज करते होंगे, आपने कोई मैसेज टाइप किया, पोस्ट कर दिया, आपको आपने कोई विचार शेयर करिए मैसेज के द्वारा और पोस्ट कर दिया। अब क्या हुआ भाई, आपके जितने भी लोग आपको जानते हैं, जो लोग नहीं भी जानते, फेसबुक के माध्यम से वो लोग आपका मैसेज पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो ये एक दूसरे से संवाद करने का तरीका है, और त्वरित प्रतिक्रिया मतलब फास्ट है। आपने अभी मैसेज सेंड किया और वो मैसेज अभी ही मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाएगा, लाखों करोड़ों लोग उस मैसेज को देख सकते हैं। ठीक है, और व्यापक पहुंच प्रदान करता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग उस मैसेज को पढ़ पाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि क्या है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, आप लोगों को एक एक प्रकार से ये कहते हैं आजादी देता है अपने विचार को शेयर करने के लिए दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, और ये प्रक्रिया को तेज भी बनाते हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है उस प्रक्रिया को तेज भी बनाते हैं और व्यापक भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो कोई भी आपका विचार है, आपको कोई आइडिया है, शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है ब्लॉग्स लिखने का। ठीक है, अब देखिए ब्लॉग क्या है, एक तो ब्लॉग,
बी वाला है ना कि वी वाला। देखिए दो तरह के होते हैं, एक वी वाला होगा तो वो आपका हो जाएगा दृश्य में, ठीक है। दृश्य जो संप्रेक्षण है उसके अंतर्गत आता है व्लॉग। और ये बी वाला है, ठीक है। तो ये एक तो लिखित में आ जाता है, और यही चीज लिखित के बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपका जो डिजिटल है, मतलब तकनीकी संप्रेक्षण है या डिजिटल संप्रेक्षण है, उसके अंतर्गत आ जाता है। समझिए कि वी वाला व्लॉग, एक तो वो वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी दे रहे हैं सामने वाले को, तो वो या तो दृश्य में आ जाएगा या तो इसमें आ जाएगा। किसमें? जो डिजिटल है संप्रेक्षण, उसके अंतर्गत। अब बी वाले ब्लॉग की बात करते हैं तो ब्लॉग्स व्यक्तिगत या व्यवसायिक विचारों को साझा करने का एक माध्यम है। लोगों को अपने अनुभव, ज्ञान और राय को लिखकर साझा करते हैं, ठीक है। समझिए कि ब्लॉग क्या है, या तो वो व्यक्तिगत हो सकता है, मतलब भाई पर्सन टू पर्सन, मैं भाई लिख रहा हूँ किसी एक अन्य व्यक्ति के लिए सिर्फ, या फिर वो व्यावसायिक हो सकता है। व्यावसायिक मतलब कंपनी से रिलेटेड, भाई मेरे को, मेरा काम ही है व्लॉग लिखना, सॉरी ब्लॉग लिखना, ठीक है। मैं लोगों को जानकारी देता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, तो वो व्यावसायिक हो गया, मेरा व्यवसाय जुड़ा हुआ है उस ब्लॉग से, ठीक है। तो अब क्या है कि ब्लॉग्स व्यक्तिगत या व्यावसायिक विचारों को साझा कर, विचारों, ब्लॉग के माध्यम से हम क्या करते हैं, विचारों को साझा करते हैं, ठीक है। लोग अपने अनुभव ब्लॉग के माध्यम से देते हैं, कोई ज्ञान हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गई, या कोई अपनी राय हो गई, वो ब्लॉग लिखकर देते हैं। आप सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे जाइए, ब्लॉग सर्च करिए, मैं कह रहा हूँ आपको मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो कि लोग अपने अपने बारे में बता रहे होंगे। कोई अपनी जर्नी बता रहा होगा, कोई ये बता रहा होगा कि खाना किस प्रकार से खाएं, कोई ये बता रहा होगा कि भाई डिजिटली किस प्रकार से सेफ रहे। हर तरह के ब्लॉग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस जाके सर्च आउट करना है। जो भी चीज आप इंटरनेट पे जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अगर ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉग के फॉर्मेट में लिखिए तो वो एक ब्लॉग है, ठीक है। तो ये है। अब वेबिनार की बात करते हैं। वेबिनार समझिए, इस समय मतलब एक प्रकार से ये कहें कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद का जो टाइम था, जो कि अभी मतलब खत्म होने के बाद जो टाइम शुरू हुआ, उसमें ना वेबिनार इतने ज्यादा हुए हैं ना, आपको कुछ बता ही नहीं सकता। मतलब मैंने देखा है कि फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे तो इतने ज्यादा ऐड आ रहे हैं कि हम लोग ये प्रोसेस बता रहे हैं, वेबिनार ज्वाइन करिए, हम ये बता रहे हैं वेबिनार ज्वाइन करिए। शायद आपने भी देखे हो वेबिनार के बारे में। वेबिनार मतलब सेमिनार होगा, परंतु वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। इससे पहले जो सेमिनार होते थे लॉकडाउन से पहले, ठीक है, जब तक सब कुछ खुला हुआ था, उस समय जो सेमिनार होते थे वो ऑफलाइन होते थे। आपको बुलाया जाता था एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग होते थे, कुछ लोग स्टेज पे आ रहे हैं, अपना एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जानकारी दे रहे हैं हम लोगों को, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। हम लोग हम लोगों ने अगर कोई अच्छा काम किया है बिजनेस में, तो हम लोग स्टेज पे जाएंगे, हमें सम्मानित किया जाएगा। ये सेमिनार के तौर पे हो गया, ठीक है। तो क्या है कि अब सेमिनार को मतलब वेबिनार कर दिया गया है। मतलब अब क्या हो गया, वो इंटरनेट पे आ चुका है वेबिनार पे, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, जहां लोग किसी विशेष जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं, परंतु वो चर्चा करते हैं फोन पर बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के, ठीक है, मतलब लैपटॉप के सामने बैठकर कैमरा ऑन करके जुड़े हुए हैं। तो इसमें दर्शक प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति देख रहा है या सुन रहा है, ठीक है, वो अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अपना जो विचार है वो प्रस्तुत कर सकता है सामने वाले व्यक्ति के साथ जो कि वेबिनार करा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है वेबिनार के अंतर्गत। जहाँ पे निष्कर्ष आ जाता है, ये जो पॉइंट हमने पढ़े, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इतने जरूरी पॉइंट है, आप इनमें कोई भी पॉइंट को मिस मत करिए, ठीक है। सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप लोग टिप टॉप आंसर बना के लिख पाए। ये जरूरी है, ठीक है, आपके लिए। निष्कर्ष देख सकते हैं कि संप्रेक्षण के माध्यम से, संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। मौखिक, लिखित, दृश्य, डिजिटल संप्रेक्षण सभी के अपने विशेष लाभ होते हैं, ठीक है, जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए ये इतना हमने बोल लिया। नॉर्मल सी बात है कि जितने भी हमने ऊपर बात करे संप्रेक्षण के माध्यम के, मौखिक माध्यम हो गया, लिखित एक माध्यम हो गया, दृश्य एक माध्यम हो गया, डिजिटल एक माध्यम हो गया, ठीक है। इनके अपने लाभ भी हैं और इनके आप एक प्रकार से कह सकते हैं इनमें जो कमियां हैं वो भी हैं। परंतु हम लोग अगर इनके बारे में बात करेंगे तो हमें बात करना होगा इनके पॉइंटों के बारे में, इनके लाभों के बारे में,